हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी है जिसका नाम है नमो ई वेस्ट नाम से, जो कि कंपनी रिसाइकलिंग का काम करती है। वो भी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स होते हैं उनका रिसाइकलिंग का काम करती है। यही कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना चाह रही है, लगभग 51 करोड़ 20 लाख। और कंपनी का जो आईपीओ है वो 4 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में खुलने वाला है। सो इस वीडियो के थ्रू हम कंपनी के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद दिस। तो यहाँ पर कंपनी का जैसे 85 रुपये का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस सेट किया है आईपीओ के अंदर में जो फाइलें लगने वाली हैं उनके लिए। और कंपनी ने 1,36,000 रुपये का वो जो है अमाउंट सेट किया है एक आईपीओ की फाइल एक लॉट के साथ में लगाने के लिए एटलीस्ट। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी बेसिकली क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स होते हैं वो रिसाइकल होते हैं। रिसाइकलिंग का जो काम होता है वो ये वाली काम करती है। तो बेसिकली इस चीज़ को अगर समझना चाहें तो पहले भी इसी टाइप का एक आईपीओ आया था, जो कंपनी का नाम था जेम इन्वायरो कंपनी का नाम था। तो वो भी सेम ऐसा ही काम करती है, बट द थिंग इज़ कि वो अदर आइटम्स जो प्लास्टिक आइटम्स होते हैं उनको रिसाइकलिंग का काम करती है। ये कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स होते हैं बेसिकली उनका रिसाइकलिंग का काम करती है। इतना डिफरेंस है। अब ये कैसे काम करती है, जो भी कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाती हैं इंडिया के अंदर में, उनके ऊपर में सीपीसीबी जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इंडिया का, वो दबाव डालता है। वो उनको मैंडेट करता है कि आप जितना भी जो कचरा आप मार्केट में दे रहे हो, जो आइटम्स आप मार्केट में दे रहे हो, उनको आपको रिसाइकलिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो उनको एक ईआरपी पॉइंट्स गेन करने पड़ते हैं हर साल कि आपने इतना माल अगर मार्केट में बेचा है तो आपको इतने ईआरपी पॉइंट्स, मतलब इतना कचरा आपको मार्केट से वापस उठाना है, उनको ईआरपी के कैलकुलेशन में कर दिया जाता है। तो ये जो कंपनियां हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वाली होती हैं, ये जितना भी कचरा मार्केट से उठाती हैं इलेक्ट्रॉनिक वाला, उसको कन्वर्ट कर देती हैं, श्रेड कर देती हैं और इन्वायरमेंट को खाली कर देती हैं उस कचरे से। तो उनको इन कंपनियों को ईआरपी पॉइंट्स मिलते हैं सीपीसीबी की साइड से। फिर उन ईआरपी पॉइंट्स को ये कंपनियां बेच देती हैं, रिसाइकलिंग वाली कंपनियां, उन कंपनियों जो कि वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाती हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ईआरपी पॉइंट्स वो उन कंपनियों को मिल जाते हैं। और ये जो पॉइंट्स जो ट्रांसफ़र होते हैं इनके पैसे लगते हैं। तो इन कंपनियों की जो मेन कमाई होती है वो उस ईआरपी पॉइंट्स को सेल करने से होती है, जो कंपनियां होती हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां उनको। सो इस तरीके से पूरा ये साइकिल चलता है। और इसी के साथ में ये जो कंपनियां होती हैं रिसाइकलिंग वाली, अगर इनको कुछ आइटम मिलता है, जैसे मान के चलिए कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर में कुछ अच्छे मेटल्स मिल गए जिनको और रिसाइकल करके वापस बेच दिया किसी और को, या फिर कुछ और आइटम्स बना दिए, उनको रिसाइकल करने के बाद में अच्छा बना के फिर वापस दूसरी कंपनियों को बेच दिए, तो वो एक एक्स्ट्रा कमाई इनकी होती है। सो अब इसी चीज़ के ऊपर बेसिस अगर आपको और जानना है तो आप हमारा पुराना वाला जो वीडियो है, ये जो जेम इन्वायरो वाला, इसको भी चेक कर सकते हैं किस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है। उसमें हमने डिटेल में बताया है। साथ में अगर इस कंपनी में आगे बढ़ते हैं तो कंपनी जो 194 करोड़ रुपीज़ की अपनी वैल्यू लगा रही है, जो कि ठीक ठाक वैल्यू लगा रही है। अब आईपीओ से पहले जो कंपनी के मालिकाना हक था वो 94% के आसपास में था प्रमोटर्स का, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी। अब आईपीओ के बाद में 69% के आसपास में रह जाने वाला है। दैट्स अगेन नाइस। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि अब पैसे उठाना क्यों चाह रही है कंपनी, तो कंपनी बोले कि हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है, कि हम और बड़ा अपने आप को करना चाहते हैं, कैपेक्स करना चाहते हैं फैक्ट्री वैक्ट्री खोलने की और वो जो मशीन वगैरह लगाने के लिए। तो उसके लिए हमें जो हमारी जो सब्सिडरी है उसके अंदर में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब उसकी फैक्ट्री वैक्ट्री लगानी है उसके नाम पे। और दूसरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है कि हमारा खर्चा ज़्यादा है और पैसे कम हैं, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। सो बेसिक रीजंस बताए हैं, तो ये ठीक लगते हैं कंपनी का काम को देखते हुए। अब थोड़ा सा कंपनी की जो आरएचपी है उसके अंदर में नज़र डाल लेते हैं, जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ देखने को मिले। तो 11 करोड़ रुपए तो जो कैपेक्स है उसमें खर्च होने वाले हैं, और 22 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में खर्च होने वाले हैं। आज के दिन जो इस कंपनी के मेन कर्ता धर्ता हैं, दो हैं, अक्षय जैन एंड रचना जैन। ये दो कर्ता धर्ता हैं कंपनी के। इन्हीं के पास में मैक्सिमम शेयर होल्डिंग कंपनी की है, यही मालिक लोग हैं मेन। कंपनी के ऊपर में अगर कुछ खास देखा जाए तो कुछ खास केसेस नहीं है, बस डायरेक्टर के ऊपर में एक केस है जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग का है। जो कंपनी का डायरेक्टर है, मालिक नहीं है, डायरेक्टर है, उसके ऊपर में बाकी कुछ बेसिक केसेस हैं जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड हो गए, बाकी क्रिमिनल वगैरह के कुछ नहीं है। कंटिजेंट लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर में बन के आ रही है, जो कि बैंक गारंटी की वजह से है, जो कि 4.5 करोड़ रुपए की है। वो भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा रिस्क वाला फैक्टर दिख नहीं रहा। अब कंपनी की जो जिसमें ये आईपीओ से उठाने वाले पैसे को इन्वेस्ट करने वाली है, जो कि इसी की सब्सिडरी है जिसका नाम है नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट, उसमें इस कंपनी का 99% शेयर होल्डिंग है। सो इसी की सब्सिडरी है, पूरी होली ओन्ड।
होली ओन तो नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे 0.01% अक्षय जैन के नाम पे है। प्रोडक्शन, अब जो कंपनी की आज के दिन जो 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 रिसाइकलिंग करने की जो मशीन है उसकी जो कैपेसिटी है वो है यहाँ पर कितने केजी की, 4000 टन्स। ठीक है, इतनी कैपेसिटी है। और अभी जो काम कर रही है वो है 1000 टन्स के ऊपर में काम कर रही है। दैट मीन्स अच्छी खासी कैपेसिटी के ऊपर में ऑलरेडी कंपनी काम कर रही है। मतलब अभी पड़ी है कैपेसिटी, काफ़ी अच्छी खासी पड़ी है। तो ये कैपेक्स क्यों करना चाह रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। जब ऑलरेडी इनके पास मशीनें पड़ी हैं और वो अच्छे का तरीके से, सॉरी मैंने उल्टा पढ़ लिया, 2022 का पढ़ लिया, 2024 का देखना था यहाँ पे। हाँ, 4500 टन का है और 3.5 के आसपास में पहुँच चुके हैं, तो कैपेक्स करने की ज़रूरत है। यस यस, इट्स ज़रूरत, सॉरी। नेक्स्ट, कंपनी के पास में जो भी प्रॉपर्टीज़ इस चीज़ के लिए, बेसिक चीज़ों के लिए में कंपनी काम में लेती है, लैंड, बिल्डिंग, स्टोरेज, डिसमेंटलिंग, फैक्ट्री, एवरीथिंग, सब कुछ लीज पर है। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ जो कंपनी काम पे ले रही है वो बस एक है जो कि कंपनी द्वारा ओन्ड है, जो कि गुजरात के अंदर में, अहमदाबाद गुजरात के अंदर में है। कंपनी जो लोगो यूज़ करती है नमो ई वेस्ट, वो कंपनी द्वारा फॉर्मेलिटी चेक पास के अंदर में चल रहा है। अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, आ सकता है इस लोगो के बेसिस के ऊपर में, इस नाम के ऊपर में। सो अब कंपनी के थोड़ा सा हम बैलेंस शीट को भी चेक कर लेते हैं कि आज के दिन बैलेंस शीट की जो साइज़ है 101 करोड़ रुपए की है। और उसी के साथ में अगर देखा जाए, सॉरी ये आज गलतियाँ क्यों हो रही हैं, ओके सॉरी, जो बैलेंस शीट की जो साइज़ है वो 62 करोड़ की है, 62 करोड़ की। और यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स का पैसा है 62 करोड़ में से, वो 35 करोड़ रुपया है। बाकी जितना भी पैसा है वो कंपनी में उधारी का पैसा लगा हुआ है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो कंपनी ने इसी साल जो लोन लिया है वो 11 साढ़े 11 करोड़ का लिया हुआ है। और इसी के अलावा ट्रेड्स पेएबल भी हैं जो कंपनी को चुकाने हैं अभी। अब कंपनी को जो मेनली पैसे चुकाने होते हैं वो जो कचरा उठाने वाले होते हैं उनको चुकाना होता है मेनली, या फिर उस सेक्टर में जो कंपनियां काम कर रही होती हैं उनको चुकाने का काम होता है। नेक्स्ट अगर देख लें कंपनी का पैसा लगा हुआ कहाँ पर, तो 21 करोड़ रुपया तो ऑलरेडी कंपनी का जो फैक्ट्री हो गया, प्लांट हो गया, सेटअप जो कंपनी ने बना रखा है उसके ऊपर में लगा हुआ है। और बाकी जो पैसा है 18 करोड़ रुपए वो इन्वेंट्री पड़ी हुई है। ठीक है, जिसको अभी इन्वेंट्री कंपनी की क्या ही होगी, कचरा होगा। और कंपनी जो इकट्ठा कर लेती है उस कचरे को मॉडिफाई करके कुछ और चीज़ में जनरेट कर देती है, वो कंपनी की इन्वेंट्री होती है। ट्रेड रिसीवेबल्स कंपनी के 14 करोड़ रुपए हैं। यूजुअली ऐसी कंपनियों के ट्रेड रिसीवेबल्स कुछ ज़्यादा ही रहते हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न की जो ईआरपी क्रेडिट और जो वो सिस्टम है ना, कंपनी ईआरपी क्रेडिट खरीदती है फिर इनको पेमेंट करती है, वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, कई बार उसमें टाइम भी लग जाता है, इसलिए इनका यूजुअली ये थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं थोड़ा सा, अब बैलेंस शीट मेरे को हिसाब से ठीक लग रही है। और पीएनएल जो स्टेटमेंट है अगर इसको भी आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर लेटेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग 101 करोड़ रुपए का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था, इतने का माल बेचा है, जिसमें से 91 करोड़ रुपये का कंपनी का खर्चा हुआ है। तो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इन्होंने 7 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट कमाया, दैट इज़ वेरी गुड। बट दिक्कत यह है कि 7 करोड़ रुपया नेट प्रॉफिट कमाया तो सही, बट जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो 10 करोड़ रुपए से बढ़ गए। तो ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट बन जाता है, क्योंकि टाइम पर अगर पैसा कंपनी के पास में नहीं आता है तो कंपनी को लोन लेना पड़ता है, और जब लोन लेना पड़ता है तो फिर इंटरेस्ट देना पड़ता है, और इंटरेस्ट देना पड़ता है तो फिर प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। सो ये थोड़ा सा दिक्कत भरा इस कंपनी में भी नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अगर आप देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में हमें क्लियर कट नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 करोड़ रुपए अभी भी बचे में, क्योंकि कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल जैसे हमने बात किया था वो बाकी है, पैसा आना बाकी है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी को कंपेयर करके देख लेते हैं, कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स कंपनी जो जनरेट कर रही है प्रॉफिट वगैरह, उनको दूसरी ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां उनके साथ में। तो यहाँ पर 3 कंपनियों के नाम हैं। एक तो अपने जो जेम इन्वायरो जो कि थोड़े दिन पहले ही आया था इसका आईपीओ एसएमई सेक्टर के अंदर में, इसके साथ में एक कंपनी है सेरेब्रा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज, और एक और कंपनी है जिसका नाम है इको रिसाइकलिंग। सो इन्हीं के साथ में सभी के साथ में कंपेयर करें, इसके लिए हमें पीई और पीबी रेशियो निकालना पड़ेगा। सो कमाई के हिसाब से कितनी ज़्यादा वैल्यू लगाई गई है, तो उसके लिए हमें दैट इज़ हियर 6.8 करोड़, वैल्यू है 194। सो 194 डिवाइडेड बाई 6.8, ये आ गया 28 का पी रेशियो। जिसको कंपेयर करके देखते हैं तो इसका 107, इसकी तो कमाई नहीं कर रही, और ये है 41। तो बेसिकली देखा जाए तो कमाई के हिसाब से ठीक वैल्यू लगाई गई है, जिस हिसाब से कंपनी ने लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग कमाई की है।
दूसरा पीबी रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं नेटवर्थ के हिसाब से, तो यहाँ पर कंपनी की जो नेटवर्थ आज के दिन है वो दैट इज़ अराउंड 35 करोड़, और जो और पैसे उठा रहे दैट इज़ 51 करोड़। तो इसके हिसाब से आ गया 85 के आसपास में खर्चा वर्चा निकालने के बाद में। और भी खर्चा हो सकता है, हम लोग एक 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 अप्रोक्सीमेट टर्म लेते हैं कि खर्चा वर्चा निकालने के बाद में। यूजुअली खर्चा इससे भी ज़्यादा हो सकता है, बट एक हम अप्रोक्सीमेट डेटा लेते हैं। तो 85 का हमने डेटा लिया, तो उसके हिसाब से 2 का पीबी रेशियो निकला, 2.2 का, जिसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर जेम इनवायरो का भी निकाल के देखेंगे, इसका 0.72, इसका 32, और जेम इनवायरो का एक बार चेक कर लेते हैं 4.68। 1 सेकेंड, what happened to the जेम इनवायरो? इसका यहाँ पर डेटा ही नहीं। 24, 1 सेकेंड, तो कंपनी का जो पीबी रेशियो है दैट इज 10.79। सो उसके मुकाबले भी कंपनी जो कमाई कर रही है, जो आईपीओ लेके आ रही है, दैट इज अगेन गुड। सो अब फ्यूचर के अंदर भी हिसाब से देखा जाए तो कंपनी, देखो आने वाले टाइम के अंदर में जो गवर्नमेंट है वो पोल्यूशन को लेके और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है, जिसकी वजह से ऐसी जो कंपनियां हैं, इनसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वाली जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाती हैं, उनको ऐसी कंपनियों की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब ये ज़रूरत पॉइंट ये आता है कि वो जो कंपनियां वो खुद का एक अलग से डिवीज़न खोल ले जो कि यही काम करें, तब इन कंपनियों को दिक्कत आ सकती है फ्यूचर के अंदर में। बट वो इन्हीं से ज़्यादा अगर सस्ता पड़ेगा उनको काम करवाने का अलग से डिवीज़न खोलने के मुकाबले, तो ये ऐसी कंपनियों की फ्यूचर में भी चांदी रहने की उम्मीदें हैं। सो आई थिंक ये फ्यूचर के अंदर में कंपनी रहने वाली है, और आज भी अच्छी कमाई कर रही है, और फ्यूचर में भी अच्छी कमाई करती रह सकती है। अभी थोड़ा सा जो पेमेंट्स से रिलेटेड, जो ट्रांजेक्शन जो रिलेटेड जो सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो आने वाले टाइम के अंदर में अगर और सुधर जाता है तो फिर इनके लिए और भी आसान हो जाएगा पेमेंट मिलना, और जो ट्रेड रिसीवेबल और जो सेगमेंट है वो सुधरने की भी उम्मीद है। सो आई एम पॉजिटिव ऑन दिस कंपनी बेस्ड ऑन दिस डेटा अवेलेबल, चाहे वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से पॉजिटिव हो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी पॉजिटिव देखते को मिल रहा है। क्योंकि जेम इनवायरो का जो शेयर था वो 75 पे आया था, और आज के दिन जो है 208 के ऊपर में बैठा हुआ है, दैट इज़ 3 टाइम्स, राइट। तो ऐसे ही टाइप से अगर मेरे को इससे भी उम्मीद है, बट ऑलरेडी जो उसको वैल्यू दे रखी है उसके मुकाबले ये जो कंपनी है लगभग 50% ही डाउन है पी और पीबी रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो। सो आई एम पॉजिटिव, राइट, एंड लेट्स होप कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में अच्छा कंपनी करे। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके ही लें। इस लिमिटेड बेस रिसर्च जो एनालिसिस है उसकी बेसिस पे ही रिजल्ट सामने आया है। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।